4 आप सेलेक्ट कर रहे हो। ध्यान से पढ़ना, पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। आपने बताना है उसके आयतन में क्या परिवर्तन होता है। पानी को गर्म किया गया, ठीक है, 0 से 100 तक, आपने बताना उसका आयतन जो है वॉल्यूम कैसे चेंज होगा। हाँ, जैसे भी आपको लगता है, बढ़ेगा, कम होगा, जो आपको लगता है डिक्रीज होगा। ठीक, टीम डी डिक्रीज होगा, टीम ई नो चेंज, डिक्रीज बोल रही है बच्ची। टीम ए के बाद चलते हैं हम, उबलने लगेगा। टीम बी प्रति आयतन इकाई में वृद्धि होगी। ओके, ऑडियंस में से पानी को गर्म किया गया बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। आपने बताना उसके वॉल्यूम में क्या चेंज होगा, वॉल्यूम कैसे चेंज होगा उसका, होगा नहीं होगा, कम ज्यादा, क्या होगा। आ जाओ अंदर, आ जाओ अंदर, आना, आ जाओ, आना है, आ जाओ, आ जाओ, जगह है हमारे पास, इधर है, आ जाओ, सोच लो ऑडियंस। दिस इज आंसर। देखो, पानी की जो घनत्व होता है बेटा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होता है ना, डेंसिटी पढ़ा है ये हमने कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो जब डेंसिटी मैक्सिमम है, इसका मतलब वॉल्यूम कम है। तो पहले 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 0 से 4 तक आपका क्या बढ़ रहा है, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक डेंसिटी बढ़ रही है तो वॉल्यूम कम हो रहा है। उसके बाद डेंसिटी कम होगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वॉल्यूम कम होता है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद वॉल्यूम 100 डिग्री तक इंक्रीज होगा। दिस वाज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, टीम डी क्वेश्चन नंबर 2। Fuse is electrical safety device used to protect from excessive current or short circuits. Can you name the principle or which the fuse works? Fuse किस प्रिंसिपल पर काम करता है? आपको उस प्रिंसिपल का नाम बताना है। हमें क्या हेल्प करता है फ्यूज? एक्सेसिव हीट हो जाए, ठीक है, शॉर्ट सर्किट से हो जाता है। उस प्रिंसिपल का नाम बताना है जिस प्रिंसिपल पर फ्यूज काम करता है। रेजिस्टिविटी। चलो, टीम ई के बाद चलते हैं। टीम एफ प्रतिरोध, टीम ए प्रतिरोधकता, टीम बी कुछ क्या आंसर देना है, फ्लेमिंग के सिद्धांत पर। टीम सी रेजिस्टिविटी। अच्छा, हमने प्रिंसिपल पूछा था, फिजिकल क्वांटिटीज बता रहा हूं मुझे। अब मुझे रेजिस्टिविटी एक क्वांटिटी है, हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल की, किस नियम पर आधारित जो है वो फ्यूज है। आपकी बुक से ये क्वेश्चन फ्यूज पढ़ा आपने, फ्यूज है आपकी किताब में, इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में फ्यूज है। फ्यूज किस प्रिंसिपल पर काम करता है वो फ्यूज है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या आंसर है। और आता है ऑडियंस से हीटिंग इफेक्ट। चलो चेक कर लेते हैं, इट इज जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, इस बच्चे के लिए तालियां बजा दो। आपको पता है फ्यूज काम कैसे करता है, कैसे काम करता है, कौन बताएगा? आप में से कोई? ज्यादा करंट जो आ जाता है ना तो शरीर जल्दी मैट हो जाता है, इसकी वजह से शॉर्ट सर्किट। क्यों मैट होगा? हीट अप हो जाता है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, हीट अप हो जाता है। हीट अप होने के कारण दैट इज द जूल हीटिंग इफेक्ट काम करता है वहां पर। ओके, तो दिस इज द राइट आंसर, जूल हीटिंग इफेक्ट। अब बात करते हैं हमारा टीम ई के लिए सवाल है। टीम ई फर्स्ट क्वेश्चन, आपको उस उपकरण का नाम बताना है जिसका उपयोग वोल्टेज स्रोत को बदले बिना धारा को विनियमित करने के लिए किया जाता है। मतलब नेम द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू रेगुलेट करंट को रेगुलेट करने के काम आता है विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज का सोर्स नहीं चेंज किया आपने, लेकिन जो है करंट को चेंज करने में काम आएगा वो।
रेगुलेट करने में। रेजिस्टर ईएमएफ रियोस्टेट टीम ए के पास चलते हैं। टीम ए के पास खोल दिया आपने, कौन सी युक्ति है बेटा? कौन सा? टीम बी एमीटर रियोस्टेट। टीम डी के पास चलते हैं कम्यूटेटर। तो राइट आंसर अच्छा ऑडियंस से पूछ ले। ऑडियंस कौन सी ऐसी युक्ति है, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को रेगुलेट करता है विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स? वोल्टेज चेंज नहीं होती, करंट चेंज कर देता है। यस, इंस्ट्रूमेंट है आपकी किताब में चित्र बने हुए बहुत सारे, है ना, डायग्राम में। चलो देखिए आंसर क्या है? इट इज रियोस्टेट। टीम एफ का बिल्कुल सही जवाब था। तो 5 बोनस अंक टीम एफ के लिए। तालियां बजा दो टीम के लिए। इसकी तालियां बहुत ज्यादा आपको फिर मिलेगी। आपको पता है वो बसेस में सफर किया आपने? ड्राइवर के सामने लिखा होता है कि 1 2 3 नंबर सीट पर सोना मना है। लिखा होता है, क्यों लिखा होता है बेटा? यस, 1 2 3 होती है जो ड्राइवर के सामने वाले होते हैं, 1 2 3, उस पर सोना मना होता है। क्या होता है बताओ? अगर सो जाए तो, अगर वो सो गए तो, और अगर ड्राइवर सो गया तो यहाँ वही हो रहा है। सेम इज हैपनिंग हियर। ड्राइवर तो काम कर रहा है अपना, ठीक है, लेकिन ऑडियंस जो है वो सोते जा रही है। तो अगर ऑडियंस होगी तो फिर तो दिक्कत है बच्चों, है ना दिक्कत। हाँ तो जागो, अभी तो पहला क्विज है, तीसरे क्विज तक तो आप बिल्कुल डामाडोल हो जाओगे। सेकंड क्विज है, थर्ड क्विज है। ओके, ये क्वेश्चन था टीम ई का था। टीम है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 5। यदि वेग में वृद्धि की दर को त्वरण कहा जाता है तो वेग में कमी की दर को क्या कहेंगे? If the rate of increase in velocity is called acceleration, then rate of decrease in velocity is called what? गति कम हो रही है, ठीक है, किस दर से कम हो रही है उसको क्या कहेंगे? एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है उसको। नाम बताना है आपने, त्वरण का उल्टा समझ लो। वेग। चलो टीम ए बस, टीम बी मंदन, टीम सी एक्सेलरेशन का त्वरण होता है, वही बोल रहे हो आप। टीम डी रिटार्डेशन, टीम ई डिस्प्लेसमेंट। ऑडियंस क्या लिया? इट इज रिटार्डेशन। जो देखते हैं क्या आंसर है, इट इज रिटार्डेशन। मंदन बिल्कुल सही जवाब दिया था टीम बी ने। 5 अंक टीम बी को। इट इज रिटार्डेशन और डेसिलरेशन भी बोलते हैं इसको। आपकी गति बढ़ रही है, ठीक है, आप दौड़ना शुरू करते हो, आपकी गति बढ़ रही है तो दैट इज एक्सेलरेशन। आप में एक्सेलरेशन है। अगर कोई चीज बहुत तेजी से चल रही है, आप ब्रेक मारते हो एकदम, तो क्या होता है? गाड़ी स्लो होती है या आप भी स्लो होते हो अगर ब्रेक मारते हो अपने आप को, तो स्लो हो रहे हो, तो वो स्लोइंग डाउन जो है दैट इज नोन एज रिटार्डेशन या मंदन कहते हैं उसे। तो एक्सेलरेशन इज द राइट आंसर। टीम एफ का सवाल था, टीम एफ का अपना सवाल था। टीम ए के लिए सवाल आ रहा था 3 और 6 में से कौन सा बोला? टीम 3 नंबर। सवाल है, दो वस्तुओं के बीच तापमान का अंतर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। दो चीजें हैं, उनका तापमान डिफरेंस कितना है? दोनों बॉडीज में डिफरेंस है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको बताना है केल्विन पैमाने पर दोनों में क्या अंतर होगा। केल्विन स्केल में दोनों का टेंपरेचर डिफरेंस क्या होगा, ये आपने बताना है। सेंटीग्रेड में 10 डिग्री सेंटीग्रेड डिफरेंस है दो बॉडीज का। सपोज करो ये दो बॉडीज है, एक ही एक, दोनों का टेंपरेचर डिफरेंस 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो आपने बताना है केल्विन स्केल में क्या आंसर होगा, कितना डिफरेंस होगा उनके टेंपरेचर में।
363 केल्विन। टीम बी के लिए जाते हैं हम, अभी आएंगे क्वेश्चन देखेंगे, आंसर देखेंगे। 283 केल्विन, 283 केल्विन। ओके, टीम डी 10 केल्विन, टीम ई 283। ऑडियंस में से दो बॉडीज के टेम्परेचर डिफरेंस 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। केल्विन केल्विन का डिफरेंस है, आज कैलकुलेट कर लिया होगा। हाँ जी, इट इज, चलो देखिए कितना आंसर है। इट इज 10 केल्विन, 10 केल्विन। बिल्कुल सही जवाब दिया था टीम डी ने। 10 सेंटीग्रेड में डिफरेंस है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में इनकी तस्वीर रहेगा। बिकॉज़ जो डिफरेंस हमारा स्केल का डिफरेंस है वो सेम है। सेंटीग्रेड में जाओ चाहे केल्विन में जाओ, आपका पानी का बॉइलिंग पॉइंट और जो है आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 और कितना है 100 सेंटीग्रेड की बात करें, और केल्विन में बात करें 273 और 373, तो डिफरेंस कितना है 100 का डिफरेंस है। तो आप सेंटीग्रेड में बात करो चाहे केल्विन में, अगर डिफरेंस सेंटीग्रेड में दो डिफरेंस होगा, द सेम डिफरेंस विल बी देयर इन द केल्विन स्केल। तो 10 केल्विन इज द राइट आंसर। तो टीम डी का सही जवाब था। तो 5 बोनस अंक मिले टीम डी को। अब क्वेश्चन आता है टीम बी के लिए, इसी बचा ऑप्शन 6 ऑप्शन। चलो, कौन सी भौतिक राशि किसी वस्तु के संवेग और वेग के अनुपात द्वारा दर्शाई जाती है? आपने बताना है कि किस भौतिक राशि को दर्शाया जाएगा, किससे? संवेग और वेग के अनुपात से। संवेग सुना आपने, मोमेंटम, मोमेंटम और वेलोसिटी, अगर दोनों की रेशियो निकाली जाए तो हमारे पास भौतिक कौन सी भौतिक राशि जो हमें मिलती है? त्वरण मिलता है। टीम सी एक्सेलरेशन। आप सुना करो, त्वरण बोला, एक्सेलरेशन सेम चीज है। मास, ओके, मास, मास। टीम कैसे? हाँ जी, त्वरण। ऑडियंस में से इट इज, चलो अच्छी सा चेक करें। मास इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब था टीम डी का। 5 बोनस अंक टीम डी के लिए। बार फिर से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ संवेग क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, उसको वेलोसिटी से अनुपात निकालना। तो वेलोसिटी वेलोसिटी कैंसिल क्या बचा, मास इज द राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था, बस आपने थोड़ा सा कैलकुलेट करना था, हल्का सा, ज्यादा टाइम नहीं था इसके लिए। तो 5 बोनस अंक मिले हमारे टीम डी को। अब किसका क्वेश्चन आ गया? ऑडियंस का। ऑडियंस का क्वेश्चन बहुत शानदार बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ठीक है? आप ध्यान से देखना कि ऑडियंस का क्वेश्चन क्या है। आशीष सर प्लीज, चलो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। एक चोर गलती से रेलवे, इंडियन रेलवे का पंखा उड़ा के ले आया। कहां ले आया? अपने घर ले आया, दिल्ली। जब उसने घर में इंस्टॉल किया, वो पंखा काम नहीं कर रहा था। सब कुछ सही था, लेकिन पंखा ही काम नहीं कर रहा था। ऐसा क्यों हुआ होगा? ये थोड़ा जीके का क्वेश्चन भी समझ लो आप। साइंस का क्वेश्चन भी है, जीके का भी। यस, उसका सर्किट टूट गया था। सर्किट ही टूटा था, उसका सर्किट सब कुछ सही था, ठीक है, सब कुछ सही था, बिल्कुल जैसा लाया था उसने इंस्टॉल कर दिया, लेकिन जैसे स्विच ऑन करता है वो काम ही नहीं कर रहा है। एवरीथिंग इज ओके बट इट डजंट वर्क एट होम। रेलवे का पंखा घर में काम ही नहीं करेगा बच्चे। रेलवे का पंखा चला कर लाओगे ना, रेलवे ने बड़ा दिमाग लगाया है। अदरवाइज तो चोर बहुत है रेलवे में, पंखे उतार के घर ले जाएंगे, और बहुत बढ़िया पंखे होते हैं रेलवे के, लेकिन रेलवे ने दिमाग लगाया कि आप जहां मर्जी ले जाओ, ये काम ही नहीं करेगा। यस, खड़े हो जाओ, आप खड़े हो सकते हो यार। तो शाबाश, मुझे एक्सप्लेन करो थोड़ा सा। मुझे रेलवे की तो पानी है, यहाँ काम करते हैं वो अलग वोल्टेज पे काम करते हैं, अलग-अलग वोल्टेज पे काम करते हैं। चलो लेट अस चेक आउट द आंसर। रेलवे पंखा 110 वोल्ट पर काम करता है और घरों में 220 वोल्ट आते हैं, तो कभी भी रेलवे का पंखा घर में काम करेगा ही नहीं। तो इस बच्चे के लिए थोड़ा सा ये किया, बहुत सही जवाब दिया, ठीक है। रेलवे का पंखा 110, अदरवाइज रेलवे को बड़ा नुकसान होने वाला है।